आप सभी को नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम अपने साप्ताहिक प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अब 1 तारीख से, यदि आप 1 जनवरी से देखें तो प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर्स से जुड़े हुए टॉपिक, करंट अफेयर्स से जुड़े हुए मुद्दे कम्युनिटी टैब में भी दिए जा रहे हैं। और कम्युनिटी टैब में जो मुद्दे दिए जा रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे फैक्चुअल मुद्दे होते हैं जिसका हम डिस्कशन यहाँ नहीं करते हैं साप्ताहिक में, वो आपको प्रतिदिन वाले करंट अफेयर्स में मिल जाता है। तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आपको कम्युनिटी टैब में जाना है। और कम्युनिटी टैब जिसको ना पता हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तो आपको बता दें कि सबसे पहले आप जाएंगे यूट्यूब पर। यूट्यूब पर किस तरह जाना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप सर्च करेंगे आजाद एमपीपीएससी अकादमी। आजाद एमपीपीएससी अकादमी सर्च करने के बाद, क्योंकि आप वहीं पे देख रहे हैं हमें, तो निश्चित रूप से आप चैनल पर ही होंगे। तो आपको क्या करना है कि कोई भी जो चैनल आपको सर्च करना होता है, तो आप जैसे सर्च किया आजाद एमपीपीएससी अकादमी, इसको सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, चैनल खुल जाएगा। और चैनल के ऊपर देखिए सारी चीजें दी होती है, होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, कम्युनिटी पे जाना है जहां पे आपको वीडियो मिलेगी, तो सॉरी डेली का करंट अफेयर्स मिलेगा। ये आप कम्युनिटी पे चले गए और कम्युनिटी पे आप देख रहे होंगे ये आपका करंट अफेयर्स एक मिल रहा है 1 तारीख का और 2 जनवरी का मिल रहा है। इसके ऊपर आपको टेक्स्ट के रूप में शेयर किया गया है, टेक्स्ट के रूप में शेयर किया गया है जो कल का करंट अफेयर्स था। तो यहां से आप चीजों को कॉपी भी कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आप आगे लेकर बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि साप्ताहिक तो फॉलो करिए ही, साप्ताहिक के साथ साथ प्रतिदिन के करंट अफेयर्स आप कम्युनिटी टैब से अवश्य देखें, तो आपका 100% कंप्लीट होगा। कहीं भी किसी पर भी आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज गार्डियन की। गार्डियन क्या है, कोई बता पाएगा? गार्डियन क्या है? गार्डियन ये है क्या? सबसे पहले आप जानते हैं ये एक शब्द है, ये चर्चा में है, गार्डियन। अब गार्डियन है क्या, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने पूर्व में सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अमेरिका ने, नासा ने अपना एक अलग से स्पेस फोर्स बनाया था। मतलब अमेरिका की एक स्पेस फोर्स है, जो नासा की स्पेस फोर्स है, जो अंतरिक्ष के कार्यक्रमों में प्रयोग की जाएगी। तो अमेरिका देश ऐसा पहला देश बना था जिसने अपने यहाँ स्पेस फोर्स का गठन किया था। अब स्पेस फोर्स का जो गठन किया था तो निश्चित रूप से उसमें कुछ सदस्य होंगे, और अगर सदस्य होंगे तो उनका नाम क्या होगा, तो वही नाम है गार्डियन। मतलब स्पेस फोर्स जो अमेरिका की है उसमें जो भी सदस्य शामिल होंगे, जो भी सदस्य उनमें कार्य करेंगे, उनको हम गार्डियन नाम से जानेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। तो गार्डियन क्या है? अमेरिकी जो स्पेस फोर्स है उसके सदस्यों को हम गार्डियन के नाम से जानेंगे। अब स्पेस फोर्स की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, तो आप सबको पता है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। और जैसे ही बात हम नासा की करते हैं, तुरंत आपको पता होना चाहिए कि नासा की स्थापना कब हुई थी। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी की जो हेडक्वार्टर है उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम रख दिया गया है मैरी जैक्सन के नाम पे। ये आपको पता होना चाहिए कि मैरी जैक्सन के नाम पे नासा का हेडक्वार्टर का नाम हो गया है। अब नासा की बात हो रही है, स्पेस फोर्स की बात हो रही है, अंतरिक्ष की बात हो रही है। तो आपको बता दें कि कुछ अंतरिक्ष यान है नासा के जो इन दिनों चर्चा में, जैसे सोफिया नामक अंतरिक्ष यान था। क्यों चर्चा में था सोफिया? सोफिया ने बताया था कि जो चांद है उसके एक सरफेस पर, जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस सरफेस पर वहां पे उसको पानी का पता लगा है। तो सोफिया अंतरिक्ष यान ने क्या पता लगाया था? चंद्रमा पर पानी की पुष्टि की थी। चंद्रमा पर यहाँ पे पानी की पुष्टि किया था सोफिया नामक अंतरिक्ष यान ने। दूसरा इनका एक अंतरिक्ष यान था डॉन। डॉन नामक एक अंतरिक्ष यान था इनका। इसने क्या पता लगाया था? इसमें भी पता लगाया था, लेकिन क्या? समुद्री जल का पता लगाया था। अब समुद्री जल का पता लगाया था, कहां पर लगाया था ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो समुद्री जल का पता लगाया था, ये लगाया था सेरेस में। सेरेस, CERES। सीरस ये 2 ग्रहों के बीच में स्थित ऐसा पिंड है, और इस पिंड पर, सेरेस पर, इन्होंने अंतरिक्ष यान जो डॉन है नासा का, इसने समुद्री जल का पता लगाया था। तो ये तो चंद्रमा वाला, सोफिया वाला पूछा गया है परीक्षा में। हो सकता है आगे आपसे सेरेस के बारे में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉन नामक अंतरिक्ष यान ने सेरेस पर समुद्री जल का पता लगाया है। अब जैसे ही नासा की बात कर रहे हैं, तो नासा प्लस इसरो मिलकर एक मिशन करेंगे जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, पूर्व में भी मैंने बताया, जिसका नाम है निसार मिशन।
तो नासा और इसरो मिलकर कर रहे हैं निसार मिशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात नासा की हो रही है, आपको पता होना चाहिए नासा ने एक लोक सेवा पदक दिया है। किसको दिया है? रंजीत कुमार को। तो नासा ने भारतवंशी हैं रंजीत कुमार, इनको दिया है लोक सेवा पदक। तो ये भी पता होना चाहिए कि नासा ने किसको लोक सेवा पदक दिया है, लोक सेवा पदक से सम्मानित किया है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप जानते हैं क्षुद्र ग्रह बेन्नू, क्षुद्र ग्रह बेन्नू पर जो नमूने एकत्र किए गए थे उसके लिए नासा का मिशन था ओरियस रेक्स। ओरियस रेक्स नामक मिशन था जिसके अंतर्गत क्षुद्र ग्रह बेन्नू पर नमूने एकत्र किए गए थे, ये भी आप जानते हैं। और इसी से जुड़ा एक और मिशन आपने नाम सुना होगा, हायाबुसा 2। हायाबुसा 2 मिशन जापान का है। हायाबुसा 2, हायाबुसा 2 मिशन क्या था? हायाबुसा 2 मिशन था ये आपके क्षुद्र ग्रह रियुगु से नमूने एकत्र करने को लिए था। क्षुद्र ग्रह रियुगु, RAGYU। तो रियुगु नामक जो क्षुद्र ग्रह है उस पे नमूना एकत्र किया था हायाबुसा 2 ने, हायाबुसा 2 ने, जो जापान का है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त जो क्षुद्र ग्रह बेन्नू है वहां पे ओरियस रेक्स नामक मिशन चलाया था नासा ने, जिसके अंतर्गत वहां से नमूने एकत्र किए गए थे। तो ये तो हो गई कुछ अंतरिक्ष मिशनों की बात, कुछ अंतरिक्ष कार्यक्रमों की बात। अब कुछ चीजें आपको और पता होना चाहिए, जैसे एक स्पेस एजेंसी है, एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नॉर्थरोप, NORTH, नॉर्थरोप ग्रोमेन, GRUMMAN। नॉर्थरोप ग्रोमेन नामक एक अंतरिक्ष एजेंसी है, निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे कि स्पेसएक्स आपका है। और इसने अपने एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा है किसके नाम पर? कल्पना चावला के नाम पर। कल्पना चावला जानते हैं भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष से लौटते समय जब उनका जो विमान था उसने जब पृथ्वी की सतह में नहीं कर सकते, पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश किया था तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो कल्पना चावला के नाम पर नॉर्थरोप ग्रोमेन नामक जो अंतरिक्ष कंपनी है इसने अपने अंतरिक्ष यान का नाम SS कल्पना चावला अंतरिक्ष यान रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनका जो अंतरिक्ष यान है कौन सा है, यदि हम उसकी बात करें तो इनका जो अंतरिक्ष यान है वो आपका है CYGNUS, ठीक है ना। सिग्नस नामक इनका अंतरिक्ष यान है और सिग्नस नामक अंतरिक्ष यान का नाम इन्होंने कल्पना चावला के नाम पर रख दिया है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप जानते हैं नासा जो है, नासा आर्टेमिस मिशन करने वाला है। आर्टेमिस मिशन पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि नासा आर्टेमिस मिशन करेगा। और जो आर्टेमिस मिशन है ये चंद्रमा के लिए, और चंद्रमा के लिए है महत्वपूर्ण क्यों है? वर्ष 2024 में किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्यों है ये भारत के संबंध में? इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें 18 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, जिसमें 9 महिला होंगी और 9 पुरुष यात्री होंगे। ये जो 9 महिला यात्री होंगी, आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि नासा में नहीं, ये पूरे जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं अभी तक की महिला अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर नहीं गई हैं। तो पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाएंगे, किसके अंतर्गत? आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत जाएंगे, जिसमें 9 महिला यात्री होंगे। अब ये मिशन महत्वपूर्ण और क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें एक भारतवंशी हैं जिसका नाम है राजाचारी। राजाचारी नामक एक भारतवंशी हैं जिनको इसमें जगह मिली है। तो जो 9 पुरुष अंतरिक्ष यात्री हैं उसमें से राजाचारी भी एक होंगे, ये भारतवंशी हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और राजाचारी को स्पेसएक्स ने क्रू 3 मिशन इनका है जिसके लिए कैप्टन बनाया है, जिसके लिए प्रमुख बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो राजाचारी को स्पेसएक्स ने अपने क्रू 3 मिशन के लिए कमांडर घोषित किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको आर्टेमिस मिशन क्यों महत्वपूर्ण है? वर्ष 2024 में भेजा जाएगा, चंद्रमा पर भेजा जाएगा। किसके द्वारा भेजा जाएगा? नासा के द्वारा भेजा जाएगा। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इसमें 18 अंतरिक्ष यात्री पहली बार जाएंगे और 9 महिला होंगी, 9 पुरुष होंगी। और भारत के या विश्व के इतिहास में पहली बार कह सकते हैं
कि महिला जो है वो चांद पर जाएंगी और उस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। इसमें एक भारतवंशी को जगह मिली है, जो 9 पुरुष हैं उसमें, जिनका नाम है राजाचारी। और राजाचारी को स्पेसएक्स जो कंपनी है उसने अपने क्रू 3 जो उनका मिशन है उसके लिए कमांडर नियुक्त किया है। और जैसे ही स्पेसएक्स की बात आती है आपको तुरंत याद आना चाहिए कि स्पेसएक्स का मिशन है, सॉरी रॉकेट है फॉल्कन 9। तो फॉल्कन 9 रॉकेट किसका है? स्पेसएक्स का है। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको हो गई। अब हम नासा की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो कुछ संदर्भों में और देख लेते हैं। जैसे अमेरिका इन दिनों क्यों चर्चा में है? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, इसके कारण चर्चा में है। और जो 2 नियुक्तियां हुई थी, जो पहला नाम है जो बिडेन और दूसरा कमला हैरिस, ये दोनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो बिडेन है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पिछली कक्षा में भी हमने बताया था, आज भी बता रहा हूं, इसको रट जाइएगा। इनकी द्वारा जो लिखी गई बुक है उसका एक नाम है प्रोमिसेस टू कीप, दूसरा है प्रॉमिस मी डैड। ये दोनों जो पुस्तक है ये लिखी गई है वर्तमान जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बिडेन द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रॉमिसेस टू कीप, प्रॉमिस मी डैड। इसके बाद आपकी पुस्तक एक आती है पर्सन ऑफ द ईयर। और आपको बता दें पर्सन ऑफ द ईयर, बुक से पढ़ने से पहले आपको बता दें कि इनको पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी जो बिडेन को चुना गया है, कमला हैरिस को चुना गया है संयुक्त रूप से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? जो बिडेन और कमला हैरिस को। और जो पुस्तक की हम बात कर रहे थे वो लिखी गई है बराक ओबामा द्वारा, जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। ए प्रॉमिस्ड लैंड, ये थोड़ा नाम मिलता जुलता, जैसे ए प्रॉमिस्ड लैंड, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। तो याद रखिएगा जब बात आए लैंड की, ए प्रॉमिस्ड लैंड, तो इसके आंसर होंगे ओबामा। और यदि बात आए प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस मी डैड, तो इसके आंसर होंगे जो बिडेन। अब आपको पता होगा कमला हैरिस के बारे में, आपको बता दें कमला हैरिस जो इनका गृह स्थान माना जाता है ये तिरुवरूर जिला तमिलनाडु, मतलब कमला हैरिस का जो गृह स्थान है, घर है भारत में, वो है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में कहां से बिलोंग करती हैं? ये है तुला सौंदर्यपुरम जिला स्थान है, तुला सौंदर्यपुरम नामक स्थान है। किस जिले में पड़ता है यदि हम बात करें तो तिरुवरूर जिले में पड़ता है तमिलनाडु के। और कमला हैरिस यहीं से संबंध रखती हैं। अब कमला हैरिस यहां से संबंध रखती हैं तो आपको बता दें कि इन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे स्मार्ट ऑन क्राइम, स्मार्ट ऑन क्राइम। दूसरी इनके द्वारा जो पुस्तक है वो है सुपर हीरोज ऑन एवरीवेयर, सुपर हीरोज ऑन एवरीवेयर। और तीसरी जो पुस्तक है ये है द ट्रुथ बी होल्ड, द ट्रुथ बी होल्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रुथ मतलब सच्चाई। तो ये तीनों पुस्तकें भी आपको पता होना चाहिए। तो टोटल मैंने आपको बताई हैं 6 पुस्तकें, जिसमें से 2 जो बिडेन द्वारा लिखी गई हैं, 3 कमला हैरिस द्वारा लिखी गई हैं और 1 बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है। सारी की सारी लेटेस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में ये भी आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपको बता दें इनका है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये इनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका ने एक पुरस्कार से सम्मानित किया जिसको बोलते हैं लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट मेडल, लीजन ऑफ मेरिट मेडल है। इससे सम्मानित किया है किसको? इससे सम्मानित किया है भारतीय प्रधानमंत्री को। और भारतीय प्रधानमंत्री के स्थान पे इस पुरस्कार को ग्रहण किया जो भारत के राजदूत अमेरिका में हैं, जिनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन हैं, तो तरनजीत सिंह संधू इस समय भारत के राजदूत हैं अमेरिका में। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
और एक चीज और याद रखिएगा आप कि आईपीएल जो गेम संपन्न हुआ था इसमें अमेरिका की तरफ से पहले खिलाड़ी थे जो शामिल हुए थे, जिनका नाम था अली खान। उनका भी नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। तो अमेरिका से संबंधित, नासा से संबंधित हमने जोड़कर इतनी चर्चाएं की हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश का पहला परागकण पार्क कहां पे बन रहा है। परागकण पार्क, देश का पहला परागकण पार्क कहां पर बन रहा है, इसकी बात यहां पर होने वाली है। बात की जा रही है परागकण पार्क की, तो आपको बता दें कि देश का पहला जो परागकण पार्क बन रहा है ये बन रहा है उत्तराखंड में। ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में बन रहा है। यहां पे बात हुई कि देश का पहला, तो इस तरह देश के पहले बहुत सारे पार्कों की स्थापना हुई है। जैसे देश का पहला मार्स पार्क, मार्स पार्क कहां पे बना है, देश का पहला मार्स पार्क ये बना है आपके नैनीताल में। इसके बाद आता है देश का पहला टायर पार्क, देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बना है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो पश्चिम बंगाल। देश का पहला ट्रॉम लाइब्रेरी पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये लेटेस्ट है, ये पता होने चाहिए। देश की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो, देश का पहला टायर पार्क, देश का पहला मार्स पार्क, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए और आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहला जो प्रश्न देखा वो था परागकण पार्क कहां पे बना है, तो हमने देखा उत्तराखंड में बना है। अब उत्तराखंड में बना है तो उत्तराखंड से संबंधित भी कुछ जानकारियां कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक योजना प्रारंभ हुई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य सरकार की योजना है। इनका एक योजना था एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड राज्य सरकार की योजना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, पिरूल पावर प्रोजेक्ट। पिरूल पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। और आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे रामसर साइट कुछ घोषित हुए थे, जिसमें से आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये उत्तराखंड से है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है। बाकी की अन्य कौन थी तो आपको बता दें, सबसे पहला था सूर सरोवर। सूर सरोवर या कीथल एक ही नाम है, तो सूर सरोवर ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित था। फिर आपका अगला नाम आता है लोनार। लोनार जो झील है ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित थी। इसके बाद आपका आता है कांवरताल। कांवरताल आपका बिहार से संबंधित था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि लद्दाख स्थान है, लद्दाख राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे एक है सो सोकर, ये मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि सो सोकर इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे, तो सोकर नामक एक झील है जिसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो भारत में कुल रामसर साइट वर्तमान समय में 42 हो गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम देखें तो उत्तराखंड का स्थान है हल्द्वानी। हल्द्वानी में बनाया गया है ग्रीन रामायण पार्क, ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। पूछा जा सकता है कि ग्रीन रामायण पार्क कहां पे बना है, तो आपको जवाब देना है कि हल्द्वानी में बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है आपके डीआरडीओ से संबंधित। एक शब्द आया था सहायक एनजी। सहायक एनजी, अब ये सहायक एनजी है क्या, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात बता दें कि ये जो सहायक एनजी है ये क्या है, एयर ड्रॉप कंटेनर है। एयर ड्रॉप सिस्टम कह सकते हैं, एयर ड्रॉप कंटेनर कह सकते हैं। प्रयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, जैसे मान लीजिए नौसेना की कोई भी जहाज है, हिंद महासागर क्षेत्र में कहीं पर है और कोई आवश्यक उपकरण हमें पहुंचाना हो, कुछ आयुध हमें पहुंचाना हो आवश्यक, तो हम किस तरह से पहुंचाएंगे, एयर ड्रॉप सिस्टम के माध्यम से हम उसको समुद्र में ड्रॉप कर देंगे और आसानी से नौसैनिक उसको वहां से कैप्चर कर लेंगे। तो सहायक एनजी क्या है, एक एयर ड्रॉप कंटेनर या एक एयर ड्रॉप सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है दूसरी की विकसित किसने किया है, तो इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। जैसे ही बात करते हैं डीआरडीओ की, आपको याद आना चाहिए कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी को 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है और यही 2 वर्ष, अगले 2 वर्षों तक इसके प्रमुख रहेंगे।
एक्सटेंशन से याद आया कि जो हमारे इसरो के प्रमुख हैं जिनका नाम है के सिवन को भी एक वर्ष का एक्सटेंशन मिल गया है और इस वर्ष 2021 में भी के सिवन प्रमुख रहेंगे इसरो के। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये है संस्कृत में। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये आपकी इंग्लिश में आदर्श वाक्य है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे डीआरडीओ ने हाल ही में 63वां स्थापना दिवस मनाया था। ये आपको पता होना चाहिए कि 63वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ अन्य चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे डीआरडीओ ने इससे पहले एक मारीच नामक टॉर्पीडो से संबंधित बनाया था। मारीच क्या था? मारीच जो था ये था टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। तो सहायक एनर्जी क्या है आपने समझ लिया। क्या ये पहला है या इससे पहले भी कोई था? तो आपको बता दें, इससे पहले जो हम एयर ड्रॉप सिस्टम यूज करते थे उसका नाम था सहायक MK1। ठीक है, तो ये पहला नहीं है, इससे पहले हम सहायक MK1 का उपयोग करते थे, उसी का अपग्रेड वर्जन आ गया है सहायक NG, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, जब हम बात कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम की, कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास है आकाश मिसाइल, तो हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति है उसने आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है, क्योंकि कुछ देश हैं जो आकाश मिसाइल को खरीदना चाहते हैं, आकाश मिसाइल से जुड़ना चाहते हैं, तो आकाश मिसाइल के विक्रय की, निर्यात की मंजूरी दे दी गई है। अब आपको कुछ चीजें और बता दें, जैसे रक्षा मंत्रालय ने भारतीय जो युद्धपोत है, भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं, उनके लिए एक फायर कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए समझौता किया है। किससे समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से यह समझौता हुआ है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो डीआरडीओ के संबंध में तकनीकी पक्षों में यदि हम देखें तो इतनी जानकारी थी जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि हमने देखा एयर ड्रॉप सिस्टम, देखा हमने नौसेना की बात किया, तो आपको बता दें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से भारतीय नौसेना ने समझौता किया है। किसके लिए? 12 फास्ट पेट्रोल वैसल, 12 फास्ट पेट्रोल वैसल के लिए भारतीय नौसेना ने समझौता किया है। किससे समझौता किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने एक लिस्ट होती है जिसमें जो हमारे परमाणु केंद्र होते हैं उसकी लिस्ट होती है, उसको दोनों देशों को साझा करनी होती है, तो उस लिस्ट को भारत और पाकिस्तान ने साझा किया है। ये प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को साझा की जाती है, तो 1 जनवरी के दिन इसको साझा किया गया है। इससे क्या होता है कि यदि मान लीजिए भविष्य में कोई युद्ध होता है तो दोनों देश जो भी इनके नाभिकीय केंद्र हैं वहां पर कोई अटैक नहीं करेंगे, उसकी जानकारी होती है, जिससे कि कोई बहुत ज्यादा हानि ना हो। तो इसकी वजह से ये लिस्ट साझा की जाती है कि मान लीजिए कोई संघर्ष होता है तो सबसे पहले प्रयास यह करना है कि इन केंद्रों पर, इन स्थानों पर कोई अटैक ना हो। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कुछ सर्वे की बात कर लेते हैं। जैसे एक लैंसेट सर्वे आया है, लैंसेट सर्वे के अनुसार, लैंसेट सर्वे आया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस सर्वे के अनुसार बताया गया है कि वर्ष 2019 में 17 लाख मौतें भारत में वायु प्रदूषण से हुई हैं। वायु प्रदूषण से 17 लाख मौतें हुई हैं, ये लैंसेट का सर्वे है जो बताता है। तो वायु प्रदूषण निश्चित रूप से भारत की जीडीपी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और यदि हम देखें तो इस वर्ष में 1.4% जीडीपी की गिरावट आई है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो हम कार्यक्रम करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जो हम फिर कार्यक्रम चलाते हैं, उन सब की वजह से यदि हम देखें तो हमारा नुकसान हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण से लगातार नुकसान हो रहा है, लगातार जाने जा रही हैं। और इससे एक प्रकार से यदि हम देखें तो जो हमारी श्रम उत्पादकता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अब एक और इंडेक्स आया है जिसको बोलते हैं यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। और यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आया था उसके अंतर्गत बताया गया था कि विश्व का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो है लाहौर।
दूसरा जो बताया गया वो बताया गया दिल्ली। तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार वो है आपका लाहौर, दूसरा है दिल्ली, और तीसरा जो शहर है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो ये तीनों आपको क्रम से आपको याद रखने हैं, सर्वे महत्वपूर्ण होता है। और आप क्योंकि वायु प्रदूषण से मौतों की बात कर रहे थे तो आपको बता दें, वायु प्रदूषण से जो सबसे पहली मौत हुई थी जिसको माना गया था कि इसका कारक वायु प्रदूषण है, वो आपके हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रिटेन में हुई थी, सॉरी ब्रिटेन में आप कह सकते हैं क्योंकि अर्थ अलग हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो पहली जो मौत हुई थी वो आपके ब्रिटेन में हुई थी। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि कहां से संबंधित है कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कहां से संबंधित है। तो आपको बता दें कोपिली हाइड्रो पावर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये कहां से संबंधित है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहां से संबंधित है। तो आपको बता दें इसका संबंध है असम राज्य से। अब असम से संबंधित है तो असम राज्य आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। अब असम से संबंधित है तो असम के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के डांस की यदि हम बात करें, नृत्य की बात करें तो यहाँ पे बिहू नामक नृत्य होता है, बगुरुम्बा नामक नृत्य होता है, बगुरुम्बा के साथ साथ सत्रिया नृत्य होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो असम से संबंधित है, जो आपको पता होने चाहिए। इसके अतिरिक्त क्यों चर्चा में है, क्योंकि एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, $231 मिलियन का ऋण दिया है इस परियोजना के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। इसलिए ये प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब क्या और कहीं पे जल विद्युत परियोजनाएं, इस तरह की परियोजनाएं चल रही हैं तो आपको बता दें, एक परियोजना है जिसको बोलते हैं लुहरी। ये बन रही है हिमाचल प्रदेश में, ये बन रही है सतलुज नदी पर। ये आपको पता होना चाहिए। लुहरी प्रोजेक्ट कहां पे बन रहा है, सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आपने देखा था डिक्सी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बन रही है, फुडुंगटो नदी पर बन रही है। इसके बारे में मैंने पूर्व में आपको बताया था। इसके बाद यदि हम देखें तो आप जानते हैं मांगदेचू और मांगदेचू के साथ साथ एक परियोजना और है खोलांगछू। ये दोनों परियोजना भारत और भूटान के संयुक्त प्रयासों से बनाई जा रही है। अरुण 3 नामक एक जल विद्युत परियोजना है जो भारत और नेपाल बना रहे हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अरुण 3 नामक प्रोजेक्ट भारत और नेपाल के बीच है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें भारत अफगानिस्तान में भी इस तरह की बांध बना रहा है। तो अफगानिस्तान में जो हम बांध बना रहे हैं उसका नाम है सहतूत डैम। तो सहतूत डैम जो है ये भारत और अफगानिस्तान मिलकर बना रहे हैं। ये भी आपको पता होने चाहिए। तो वैश्विक संदर्भों में जो महत्वपूर्ण डैम थे, महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं थी, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अब असम की बात आती है तो आपको बता दें असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बने हैं। पहला था देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य जीव अभ्यारण्य था, बाद में राष्ट्रीय उद्यान में परिणित कर दिया गया। दूसरा आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो रायमोना कोकराझार में पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं असम की बात आती है तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी यहीं पे बन रहा है। और आपको मैंने एक कार्यक्रम और बताया था, ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान। ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान ये क्या है, ये एक प्रकार का रिवर राफ्टिंग चैलेंज है, रिवर राफ्टिंग से संबंधित है। रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन है जिसकी शुरुआत होगी अरुणाचल प्रदेश से और ये समाप्त होगा असम में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान क्या है तो आपको याद रखना है कि ये रिवर राफ्टिंग से संबंधित है, जल खेलों से संबंधित है और इसकी शुरुआत हो रही है अरुणाचल प्रदेश से, समाप्ति इसकी जो होगी वो असम में होगी। और क्योंकि आपने नाम से सुन लिया कि ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान मतलब किस नदी से संबंधित है, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला आपका जो तथ्य है वो है ग्रैंड मास्टर से संबंधित, शतरंज से संबंधित है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं जिनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनका नाम है लियोन मेंडोका।
लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका जो है ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब ये लियोन मेंडोका है कहाँ के, ये आपके संबंधित हैं गोवा राज्य से। और जैसे ही बात गोवा की करते हैं, आप जानते हैं कि भारत का पहला राज्य बना है जिसने संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल सुविधा उपलब्ध करा दिया है। तो गोवा के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए और ये आपके गोवा से संदर्भित हैं। अब जब हम देखते हैं गोवा के बारे में तो आपको यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल की यदि हम बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं शतरंज की, तो आपको बता दें शतरंज में वर्तमान समय में जो विश्व चैंपियन है इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन नाम आपको याद आना चाहिए कि मैग्नस कार्लसन जो हैं ये शतरंज के विश्व चैंपियन हैं। इनका नाम आपको याद आना चाहिए। और जैसे ही बात विश्व चैंपियन की कर रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुई थी। विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुई थी। यदि हम पूछे कहां पर हुई थी तो जर्मनी में हुई थी। और जर्मनी में हुई थी। यदि हम पूछे सबसे पहले स्थान पे कौन सा रहा देश तो जर्मनी, दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा तो भारत। भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते, 3 स्वर्ण पदक के साथ साथ 2 रजत पदक जीते और 1 कांस्य पदक जीता था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब इसमें से जैसे हम देखते हैं 3 गोल्ड 3 स्वर्ण पदक जीता भारत ने। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत का पदक तालिका में स्थान दूसरा था और भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते, रजत और कांस्य भूल जाइए। ठीक है, अब 3 स्वर्ण पदक जीते तो तीनों कौन कौन से किसने जीते तो पहला आप जानते हैं अमित पंघल ने जीता। दूसरा जो स्वर्ण पदक है, दूसरा स्वर्ण पदक जीता सिमरनजीत कौर ने। किसने जीता सिमरनजीत कौर और इन्होंने 60 किलोग्राम वर्ग में जीता। तीसरा नाम इसमें आता है मनीषा कुमारी जो है इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में जीता। ये भी आपको पता होना चाहिए, मनीषा कुमारी 57 किलोग्राम वर्ग में जीता। तो 3 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता था जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जर्मनी में हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। जर्मनी पदक तालिका में प्रथम स्थान पे था, भारत दूसरे स्थान पे था। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। अब खेलों की बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में बीबीसी ने स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, पुरस्कार दिया है। किसको दिया है तो बीबीसी ने स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है लुइस हैमिल्टन को। और लुइस हैमिल्टन जो है 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन है। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए कि बीबीसी ने किसको स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें एक मेडल है जिसको बोलते हैं मुलाग मेडल। तो मुलाग मेडल जो दिया गया है ये अजिंक्य रहाणे को दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट मैच था, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था, इसमें मैन ऑफ द मैच थे अजिंक्य रहाणे। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में यदि कोई भी जो खिलाड़ी है वो मैन ऑफ द मैच होता है उसको मुलाग मेडल दिया जाता है। तो मुलाग मेडल क्रिकेट से संदर्भित है, क्रिकेट में दिया जाने वाला एक पदक है। अजिंक्य रहाणे को इस वर्ष मिला है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब एक नया सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है जिसका नाम है स्काई रोस। बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्काई रोस नामक एक नया सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच और ये वायुसेना का अभ्यास होगा। इसमें दोनों देशों के जो राफेल विमान होंगे वो प्रतिभाग करेंगे, भाग लेंगे। तो भारत और फ्रांस के बीच प्रारंभ होने वाला सैन्य अभ्यास है स्काई रोस। कहां पर होगा? जोधपुर में होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, जोधपुर में ये सैन्य अभ्यास होगा। और आपको बता दें कि क्या भारत और फ्रांस के बीच और कोई सैन्य अभ्यास होता है? जी हाँ, भारत और फ्रांस के बीच 3 सैन्य अभ्यास होते हैं। एक का नाम है शक्ति, एक का नाम है गरुण, एक का नाम है वरुण। शक्ति, गरुण, वरुण ये 3 सैन्य अभ्यास पूर्व में होते रहे हैं। जिनमें शक्ति की बात करें तो थल सेना की, वरुण की बात करें तो नौसेना की और गरुण की बात करें तो वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। इसलिए आपको पता होना चाहिए। और राफेल की बात करें तो जो पहले राफेल आए थे उनको अंबाला एयरबेस पे रखा गया है और बाद में जो 3 नए राफेल आए हैं उनको जामनगर एयरबेस गुजरात में रखा गया है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि पहले के बारे में पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। जो भी हाल की परीक्षा हुई थी कि कहां पर रखा गया, तो अंबाला में रखा गया है। दूसरे जो आए हैं उनको जामनगर में रखा गया है। तो भारत में 2 जगह पे जो आपके
राफेल विमान है, 2 एयरबेस पे रखे गए हैं और दोनों एयरबेस आपको पता होना चाहिए। एक आपका हो गया अंबाला और एक आपका हो गया जामनगर एयरबेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विस्टाडोम कोच। विस्टाडोम कोच, अभी हाल ही में एक रेल कोच फैक्ट्री है जिसने विस्टाडोम कोच बनाए। विस्टाडोम कोच का मतलब क्या हो गया, जो छत होती है, छत में भी पारदर्शिता होती है, पारदर्शी छत होता है, और जो खिड़कियां होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। एक प्रकार से कह लीजिए पूरे जो बोगियां होती हैं उसमें ज्यादातर आपको सिर्फ कांच का कार्य दिखाई देगा। तो विस्टाडोम जो कोच बनाए हैं, किसने बनाए हैं, ये बनाए हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है जिसने विस्टाडोम कोच तैयार किए हैं। अब विस्टाडोम कोच तैयार किए तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है इसी ने बनाए थे वंदे भारत एक्सप्रेस जो बनी थी उसको भी इसी कंपनी ने बनाया था। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब रेलवे की बात हो रही है तो रेलवे से संबंधित आप जानते हैं कि लेटेस्ट क्या है, 100वीं किसान रेल चलाई गई है। किन 2 स्थानों के बीच, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच 100वीं किसान रेल चलाई गई है। यदि पूछ लिया जाए कि स्थान कौन से हैं तो संगोला को शालीमार से जोड़ती है। संगोला स्थान है महाराष्ट्र में, संगोला है महाराष्ट्र में, इसको जोड़ती है शालीमार से। शालीमार कहां पे है, शालीमार आपको देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो संगोला को शालीमार से जोड़ती है 100वीं किसान रेल। और आपको बता दें कि भारत की एक जो रेल के कोच तो बनते हैं वो आपने देख लिया कहां कहां बनते हैं, एक रायबरेली भी इसमें है, लेकिन जो रेल के पहिए बनते हैं तो रेल की पहियों की एक फैक्ट्री है, ये कहां पे है, बेंगलुरु में है। रेल पहिया कारखाना जो है ये बेंगलुरु में है और इसने हाल ही में 40 लाखवां पहिया बनाया था। 40 लाखवां पहिया बनाया था। अब तक के 40 लाख पहिए बना चुकी है ये फैक्ट्री, इसलिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक चीज और याद रखिएगा कि भारत ने अभी हाल ही में मोजाम्बिक, एक देश है मोजाम्बिक, हाल ही में मोजाम्बिक को रेल इंजन भेंट किए हैं। भारत ने अभी हाल ही में मोजाम्बिक देश को रेल इंजन भेंट किए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी रेलवे से संबंधित। पिछली कक्षा में हमने दूध दुरंतो बताया था, उसको भी आप देख लीजिएगा कि दूध दुरंतो किन 2 राज्यों को जोड़ती है। ठीक है, किन 2 स्थानों को जोड़ती है, दूध दुरंतो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला एक आत्मकथा है। आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस नामक आत्मकथा है, ये किसकी है, तो ये आत्मकथा जो है इनका नाम है राजेंद्र सच्चर। राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा है। और आपको बता दें राजेंद्र सच्चर का नाम पूरा भले ना सुना हो किसी ने, लेकिन सच्चर आयोग, सच्चर कमेटी की चर्चा आपने अवश्य सुना होगा। तो जो सच्चर आयोग था, जो सच्चर कमेटी थी जिसने मुस्लिमों को शिक्षा के लिए, मुस्लिमों की शिक्षा में किस तरह से कार्य करने की जरूरत है, मुस्लिमों की आर्थिक बेहतरी के लिए जिसने सुझाव दिया था कि किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, वो आपकी सच्चर कमेटी थी। सच्चर आयोग उन्हीं के प्रमुख थे और उन्हीं जो सच्चर आयोग के जो प्रमुख थे उन्हीं का नाम था राजेंद्र सच्चर। और इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से इनके जो एक प्रकार से डॉक्यूमेंट थे तो परिवारजनों ने उसको दिया और उसी को जोड़कर, उसमें जो डेटा थे, जो इनके विचार थे, उसी को जोड़कर एक आत्मकथा लिखी गई है जिसका नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। तो याद रखिएगा, मुस्लिमों से संबंधित यदि किसी आयोग की बात करते हैं जो मुस्लिमों की शिक्षा के लिए, मुस्लिमों की आर्थिक बेहतरी के लिए प्रयास किया था, जिसने सुझाव दिए थे, अनुशंसा किया था, वो था आपका सच्चर आयोग, सच्चर कमेटी, आपको पता होना चाहिए। और इसके प्रमुख थे राजेंद्र सच्चर, जिनकी आत्मकथा का नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। तो आज की जो आपकी कक्षा है वो यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है वो तो आप देखते ही हैं, साथ ही साथ प्रत्येक दिन के करंट अफेयर्स को भी आप देखना ना भूलें, जो आपको चैनल के कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर्स अभी नहीं शेयर किए गए हैं, शाम तक वो भी शेयर हो जाएंगे, लेकिन पिछले 2 दिनों के शेयर हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं, वहां से प्रश्नों को देख सकते हैं और उन्हीं में से कुछ प्रश्न जिनका डिस्कशन करने लायक होता है हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे अगले सोमवार तक, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।